अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। आप लोगों की ईद की कैसी गुजरी है? सर अच्छी अच्छी गुजर रही गुजरी है। है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बन रही है। घरों में बंद होकर? नहीं, आंटी के घर जाके। नहीं सर, घर में ही रह के। यस सर, घर में रह के। सर आपकी ईद कैसी गुजरी है? मेरी भी आपकी तरह घर में ही गुजरी है। अच्छा सर। इस दफ़ा तो पता ही नहीं चला ईद का। जी सर, अचानक ईद का ऐलान हो गया। सर वैसे ऐसी ईद का ही मजा था, ऐसी चांद रात का ही मजा था। जो अचानक से हुई है। जी सर। सरप्राइज। यस सर, सरप्राइज अच्छे होते हैं। बाकी स्टूडेंट से कहें जल्दी से क्लास में आए, अभी सिर्फ 17 स्टूडेंट आए। ओके सर।
अफाक अहमद, अफाक अहमद, अफाक कैसर, Yes, sir. अमन जलाल, प्रेजेंट सर। अलीशा नाज, जी सर प्रेजेंट। आमना नज़ीर, यस सर। अक्सा, अक्सा, अज़का, अज़का, ओके अक्सा आपके अटेंडेंस हो गई है। अमन नईम, प्रेजेंट। फिजा नईम, प्रेजेंट सर। गफरा बतूल, प्रेजेंट सर। हसनैन सईद, Present, sir. ईशा शाहिद, प्रेजेंट सर। ईजा फातिमा, काशिफ खान, काशिफ खान, खदीजा परवीन, लाइबा हफीज, लाइबा हफीज, मलाइका खान, मलाइका खान, मरियम लियाकत, प्रेजेंट सर। मरियम अकमल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब, निमरा कजाफी, नौमान मुनव्वर, नौमान मुनव्वर, नूर सरोश, नूर सरोश, राबिहा बख्तियार, प्रेजेंट सर। राबिया महम, राबिया महम, सिदरतुल मुंतहा, प्रेजेंट सर। सुभान बाबर, प्रेजेंट सर। सैयदा फातिमा जबीन, सैयदा फातिमा जबीन, यूसुफ अली, प्रेजेंट सर। और नाम सुन लें जो स्टूडेंट अटेंडेंस के वक्त एब्सेंट थे। अफाक अहमद, अज़का, प्रेजेंट सर। ओके अज़का आपकी अटेंडेंस हो गई है। काशिफ खान, लाइबा हफीज, मलाइका खान, मोहम्मद औरंगजेब, जी सर प्रेजेंट। औरंगजेब आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। नौमान मुनव्वर, नूर सरोश, राबिया महम, सैयदा फातिमा जबीन।
अफाक अहमद है? अफाक कैसर? यस सर। ये अफाक कैसर, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, यस सर। पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था? सर पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था और उसमें से आपने क्या सीखा था? सर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से हमने स्टार्ट किया था। एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने वेपोराइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था, हमने कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा था। ये बताओ, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में क्या फर्क है? सर वेपोराइजेशन डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वेपोराइजेशन होगी। और अगर टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड करें और तो ये वेपोराइजेशन ज़्यादा होती है। और अगर ये डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी कम वेपोराइजेशन होगी, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा वेपोराइजेशन होगी। कंडेंसेशन का सर प्रोसेस है गैस टू लिक्विड फेज में करना। इसमें अगर इसके हम मोल्ड करते हैं कि उसमें हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम रिमूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें स्ट्रॉन्ग बन जाती है और मॉलिक्यूल गैदर बैक टू आ जाते हैं, वापस इकट्ठे हो जाते हैं। और सर आगे भी तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अलीशा नाज। जी सर। अलीशा नाज, ये बताओ कि हम किस तरह बता सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन है या इमारत है? सर उसकी अरेंजमेंट से अगर जो है मॉलिक्यूल जो है वो एक ऑर्डर अरेंजमेंट में है तो वो इसका मतलब है वो क्रिस्टलाइन है। अगर उसकी अरेंजमेंट जब वो ऑर्डर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अमॉर्फस है। तो वो कौन सी तकनीक है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि ये कंपाउंड क्रिस्टलाइन है या इमारत है? सर वो एक्सरे वो उसको हम लोग रेडिएशंस को ऊपर फॉल कराते हैं तो फिर हम लोगों को पता चलता है कि वो हमारे पास एक ग्राफ शो होता है उसके एंगल से और उसके दोनों लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस से हमें पता चलता है कि ये कौन सी जो है हमारे पास कौन सा सॉलिड है। ठीक है, लिस्ट में कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद सॉरी, अलीशा ही है ना आपका नाम? जी सर, अलीशा ही है। अलीशा के बाद है अज़का। अज़का, अज़का की अटेंडेंस सही है ना? हाँ, ये अज़का जी। अज़का सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। मलाई के बाद में लगा देंगे। ओके सर। अज़का, आज की एक्टिविटी में आपके 0 मार्क्स हैं। इसके बाद रोफरा बतूल। जी सर। रोफरा, ये बताओ कि क्यूबिक शेप में और सेंटर्ड क्यूबिक शेप में क्या फर्क है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करें। मैंने कहा है कि क्यूबिक शेप में और सेंटर्ड क्यूबिक शेप में क्या फर्क है? हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसमें एक क्यूबिक थी जी और एक सेंटर्ड क्यूबिक थी, जी या सर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इन दोनों सर में जो फर्क क्या है? क्यूबिक शेप होती है ना उसमें सेम एटम्स की लेयर होती हैं, और जो सेंटर्ड क्यूबिक होती है ना उसमें डिफरेंट एटम्स की लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती है? कितनी लेयर्स होती हैं? हम्म 2 लेयर होती हैं सर। किसमें 2 लेयर होती हैं, किसमें? सर क्यूबिक में सेम एटम्स की होती है ना लेयर्स, और सेंटर्ड में 2 लेयर्स होती हैं। आपने पूछा है कि किस में 2 होती हैं, तो सेंटर्ड क्यूबिक में 2 लेयर्स होती हैं एटम की। फिर 2 इसके डिफरेंट बाद एटम्स की लेयर होती हैं। नेक्स्ट जो है इजा फातिमा।
यस सर। फिजा फातिमा ये बताएं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? सर फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड में यही फ़र्क है कि जो फेस सेंटर्ड होता है ना उसमें जो है वो एटम्स की सेम लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और जो बॉडी सेंटर्ड होता है उसमें जो है दो एटम्स की जो एक जो लेयर होती है वो डिफरेंट एटम्स की होती है, और जो दूसरी लेयर होती है वो डिफरेंट एटम्स की होती है। इसके बाद नेक्स्ट है लाइबा हाफिज। नेक्स्ट लाइबा हाफिज। लाइबा हाफिज है आज की क्लास में? खदीजा परवीन। खदीजा परवीन। खदीजा परवीन आपके भी आज की क्लास में 0 मार्क्स हैं। खदीजा परवीन ये बताएं कि आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में फर्क क्या है? खदीजा परवीन, आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में फर्क क्या है? सुभान बाबर। सुभान बाबर। मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड में फर्क। सुभान बाबर। लगा लो। सुभान बाबर आपके भी आज की एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं। इसके बाद लास्ट स्टूडेंट मोहम्मद औरंगजेब। जी सर। औरंगजेब ये बताओ कि कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में फर्क क्या है? सर एक दफा दोबारा बता दें। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में फर्क क्या है? सर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेटल एटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और उनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। और जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और औरंगजेब आपका हाफ ठीक है, हाफ गलत है। एक्सक्यूज मी सर। जी गफरा। सर ये इज़ा फातिमा ने आपको सुनाया तो था, फिर आपने उसके 10 में से 0 क्यों लगा दिए? इजा फातिमा का आंसर ठीक नहीं था। थी आपको मेरी आवाज जा रही है, आपने बोला ही नहीं आगे से कुछ, मैं आपको बता रही थी। सर जी गफरा। सर वो खतीजा परवीन का नेट भी डिस्कनेक्ट हो गया था क्लास, तो आप उसे दोबारा सुन लें। गफरा अगर इस तरह हम करना शुरू हो जाएं तो फिर तो क्लास सारी इसी तरह निकल जाती है। जी सर आज तो मेरा अपना नेट भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर वो मुझे कह रही है कि उसका सच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ है? सर वो यही है क्लास में, आप उससे सुन लें। खदीजा परवीन ऑन स्क्रीन हो।
खदीजा परवीन, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अभी भी नहीं है। चलो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आप लोगों का वो सॉल्यूशन का है, और इसमें आप लोगों ने ये सीखना है कि किस तरह हम किसी भी सल्यूट को या किसी भी एक मटेरियल को दूसरे में जिस वक्त हम डिसॉल्व करते हैं तो किस कंडीशन में एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में मिक्सअप होगा और किस तरह उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होंगे। जी गफरा, कुछ पूछना है? जी सर। सर आप जी। इधर से दोबारा सुन लें, वो कह रही है उसकी तैयारी है, उसको उसका आंसर भी आता है, लेकिन आपने आगे से फिर बंद कर दिया और दूसरा सुनना स्टार्ट कर दिया। सर उसने गफरा, तैयारी असल की में हुई है। उसका आंसर ठीक नहीं था। सर आप उससे वो सुनाती है आपको, उसने सर आप सुन लें एक दफा उससे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन सर उसके 10 में से 0 नंबर लगे हैं, ऐसे कैसे? आप सुन लें उससे। गफरा, 10 का मतलब ये 10 ही नंबर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्लास एक्टिविटी के जो मार्क्स होंगे वो तकरीबन 5 होंगे, जी सर। और अगर 5 दफा किसी से एक दफा क्वेश्चन किया जाता है या 3 दफा किया जाता है तो इसका मतलब है वो 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा। सर ठीक है। लेकिन सर उसके सब क्विज़ेस वगैरह अच्छे होते हैं, तो उसने तैयारी भी की हुई है। फिर अगर इस तरह करना शुरू हो जाए तो बाकी स्टूडेंट जो हैं वो भी सारे कहना शुरू हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये ओके जो सर। आप लोगों के क्लास एक्टिविटी रखी है सिर्फ इसलिए रखी है कि आप लोग तैयारी करते रहो, लेकिन मैं इसकी वेटेज इतनी कम रखूंगा कि आप लोगों के नंबर पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है ठीक है। सर। ठीक है सर। इस चैप्टर में आप लोगों ने ये सीखना है कि किस तरह आप लोग एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में जिस वक्त मिक्सअप करते हो तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होती है, और वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगर इनिशियल फोर्सेस से, क्योंकि जो आप लोग मिक्सअप करते हो मटेरियल उनके दरमियान भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद होती है, अगर सेकेंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो जनरेट होती है जिस वक्त आप लोग मटेरियल को दूसरे मटेरियल में मिक्सअप करते हो, तो अगर वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इनिशियल फोर्सेस से ज्यादा होंगी तभी फर्स्ट फोर्सेस जो हैं वो डिसअपियर होंगी और सेकंड न्यू फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होंगी, और उस कंडीशन में ही एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में सोल्यूबल होगा, और अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होंगी तो उस कंडीशन में एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में मिक्सअप नहीं होगा। अब जब भी हम किसी भी चीज को मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, मेन जो है वो दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं सोल्यूट और दूसरे को हम कहते हैं सॉल्वेंट। मोस्टली वो कंपोनेंट जिसकी अमाउंट हम कम यूज करते हैं उसको हम सोल्यूट कहते हैं। अब सोल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में भी हो सकता है, गैस फेज में भी हो सकता है, लिक्विड फेज में भी हो सकता है, तीनों में से किसी फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसके साथ दूसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हम उस स्पीशी को कहते हैं जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी। एक चीज की निस्बत दूसरे की जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसकी अमाउंट कम होगी उसको हम सल्यूट कहेंगे। और जिस वक्त हम सल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्सअप करेंगे और मिक्सअप करने से आप लोगों के पास ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हासिल होगा तो उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। और सॉल्यूशन ऐसा होता है कि जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट हर पोजीशन पर सेम होती है। इसी वजह से हम सॉल्यूशन को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि ये एक चीज का नहीं होता, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को
इसमें डिजॉल्व करके हम सोल्यूशन बनाते हैं, इसी वजह से हम इसको मिक्सचर कहते हैं। और हर जगह पर इसकी कंपोनेंट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम होती है, इसी वजह से इसको हम होमोजीनियस का नाम देते हैं। ईशा, अब आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फेज में भी हो सकते हैं, लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं और गैस फेज में भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट सॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं, जिसमें सल्यूट और सेकंड जो है वो सॉल्वेंट की एग्जांपल दी हुई है, और इसके साथ आप लोगों के पास ये लिखा हुआ है कि वो गैस फेज में है या लिक्विड फेज में है या सॉलिड फेज में। जिस तरह आप लोगों के पास फर्स्ट एग्जांपल जो दी हुई है वो दी हुई है गैस इन गैस, यानी कि सल्यूट जो है वो भी गैस फेज में है और सॉल्वेंट जो है वो भी गैस फेज में है। और इसकी एग्जांपल जो आप लोगों के पास हासिल होती है वो एयर की हासिल होती है, क्योंकि एयर में डिफरेंट गैसेस जो है वो एयर जो है डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, क्योंकि एक एयर में आप लोगों के पास डिफरेंट गैसेस को आप लोग ऐड करते हो। अगर किसी एक गैस का नाम लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो सल्यूट है, बाकी उस गैस को बाकी गैस में डिजॉल्व करना या दूसरे जो मिक्सचर है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, क्योंकि उनकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा है और एक गैस की अमाउंट कम है, इसीलिए हम उसको सल्यूट कहेंगे। और जिस वक्त हम सल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब है कि एयर की एग्जांपल जो है हमारे पास वो गैस इन गैस की है, यानी कि सल्यूट जो है वो भी गैस फेज में है और सॉल्वेंट जो है वो भी गैस फेज में है। इसके बाद जिस वक्त हम बोतल जो आप लोगों के पास होती है उसको देखते हैं तो उसके अंदर आप लोग गैस को लिक्विड फेज में डिजॉल्व करते हो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको आप लोगों ने वाटर में डिजॉल्व किया होता है, जिसकी वजह से वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके H2CO3 यानी कि एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। जिस वक्त आप लोग वाटर में डिजॉल्व करते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास H2CO3 बनता है और ये वीक एसिड है। और यही वो स्पीशी है जिसको आप लोग यूज करते हो कि आप लोगों ने खाना खाया है और उसके बाद आप लोग कहते हो कि हमने बोतल पीनी है, क्योंकि बोतल जो है आप लोगों के हाजमे के लिए सूटेबल होती है। उसकी रीजन यही होती है कि जब भी कोई भी एसिड किसी भी मटेरियल पर या जो आप लोग खाना खाते हो उस पर ऐड करते हो, तो इस एसिड की वजह से जो आप लोगों के मैदे के अंदर मटेरियल गया है उसको ये डिकम्पोज करता है। एसिड जो है उस मटेरियल को डिकम्पोज करता है, जिसकी वजह से आप लोगों के जो भी मटेरियल आप लोगों ने खाया है वो हजम हो जाता है। अब ये जो है वो गैस फेज में है और वाटर जो है वो लिक्विड फेज में है। इसका मतलब है कि जो आप लोगों के पास जो बोतल है उसकी एग्जांपल जो है आप लोगों के पास गैस इन लिक्विड की आती है, क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट जो है वो गैस की होती है, इसी वजह से इसको हम सल्यूट कहेंगे। और आप लोगों के पास लार्ज अमाउंट इसमें जो है वो वाटर की होती है, इसी वजह से हम वाटर को इसमें सॉल्वेंट कहेंगे। और जिस वक्त इन दोनों को मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन बने। ठीक है, जब भी हम सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। इसके साथ बाकी लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल, लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल वो साथ में दी हुई है, ये आप लोगों ने साथ में देख लेनी है एग्जांपल जो। और आप लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए कि इस एग्जांपल में से कौन सा सल्यूट है, कौन सी स्पीशी जो है वो सॉल्वेंट है, ताकि आप लोग आसानी से बता सको कि आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें आप लोगों ने किसकी अमाउंट कम यूज करते हो और किस स्पीशी की अमाउंट आप लोग ज्यादा यूज करते हो।
अब जब भी आप लोग एक स्पीशी को यानी कि सल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्सअप करते हो तो आप लोगों के पास दो तरह के मिक्सचर हासिल हो सकते हैं। एक ऐसा मिक्सचर हो सकता है जिसमें किसी जगह पर जिसमें आप लोगों के पास दोनों कंपोनेंट जिस वक्त आप लोगों के पास सॉल्यूशन बनता है या मिक्सचर हासिल होता है, तो अगर उनके दोनों का फेज सेम होगा, जिस तरह आप लोग साल्ट को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो तो डिजॉल्व करने के पर आप लोगों के पास सॉल्यूशन हासिल होगा। अब उस सॉल्यूशन का फेज जो आप लोगों ने साल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया है, डिजॉल्व करने पर दोनों ही आप लोगों के पास लिक्विड फेज में अपीयर होते हैं। इसका मतलब है कि इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। और ऐसा मिक्सचर जिसमें आप लोगों के पास एक से ज्यादा फेज अपीयर होते हैं, उसको हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। कि एक आप लोगों के पास सॉलिड फेज हो और दूसरा जो है वो या तो लिक्विड हो या गैस फेज हो, और वो दोनों फेज ही मिक्सचर के फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस कहेंगे। और होमोजीनियस हम उस मिक्सचर को कहेंगे जिसमें आप लोगों के पास सेम फेज की स्पीशी हासिल होती है। इसके बाद का हम सॉल्यूशन बनाते हैं किस तरह है, सॉल्यूशन जो है बनता भी है या नहीं बनता, उसके रीजन क्या है। कि सॉल्यूशन जब भी आप लोगों ने बनाना है तो उस कंडीशन में एक आप लोगों के पास सॉल्यूट होगा और एक स्पीशी जो है वो सॉल्वेंट होगी। और उस स्पीशी को जिसकी अमाउंट कम होगी उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, और दूसरी जो है वो आप लोगों के पास सॉल्वेंट होगी और सॉल्वेंट की अमाउंट आप लोगों के पास ज्यादा होगी। मोस्टली जो हम यूज करते हैं सॉल्यूशन, उसमें हम मोस्टली सॉल्यूट सॉलिड फेज में यूज करते हैं, यानी कि सॉलिड मटेरियल को, और लिक्विड फेज में ऐड करते हैं। जिस तरह आप लोग लैब के अंदर सॉल्यूशन बनाते हो तो आप लोग या तो साल्ट का जो है वो सॉल्यूशन बनाते हो, या फिर आप लोगों किसी एसिड का या किसी और स्पीशी का सॉल्यूशन बनाते हो। और मोस्टली आप लोग जो सॉल्यूशन या सॉल्यूट यूज करते हो वो आप लोगों के पास सॉलिड फेज में होता है, और सॉल्वेंट जो है वो आप लोगों के पास लिक्विड फेज में होता है। इसका मतलब है कि जनरली जो हम मोस्टली यूज करेंगे वो आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड इन लिक्विड फेज का होगा, यानी कि सॉल्यूट जो है वो आप लोगों के पास सॉलिड फेज में होंगे और आप लोगों के पास सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में होगा। सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो कम होगी और सॉल्वेंट की अमाउंट आप लोगों के पास ज्यादा होगी। और जब भी आप लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास होमोजेनियस मिक्सचर हासिल होगा, यानी कि आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन है उसकी हर जगह पर कंसंट्रेशन भी सेम होगी और उसके हर जगह पर जो कंपोनेंट आप लोगों ने ऐड किए हैं उनका फेज भी सेम होगा। ये इसके साथ आप लोगों के पास कुछ और एग्जांपल दी हुई हैं जिसमें आप लोग डिफरेंट सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो, ऐड करने के बाद आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन है वो किस फेज में हासिल होगा वो साथ में दिया हुआ है। तो जिस तरह आप लोगों के पास दिया हुआ है कि सॉल्यूट जो है वो भी गैस फेज में है और सॉल्वेंट जो है वो भी गैस फेज में है, और सॉल्यूशन आप लोगों के पास गैस फेज में हासिल होगा। उसकी एग्जांपल जो है वो एयर है या नेचुरल गैस है, जो कुदरती गैस आप लोगों के पास हासिल होता है। इसी तरह आप लोगों ये हो सकता है कि आप लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो गैस फेज में हो और सॉल्वेंट लिक्विड फेज में हो, और जो आप लोगों के पास सॉल्यूशन हासिल होगा वो लिक्विड फेज में हासिल होगा, और उसकी एग्जांपल आप लोगों के पास ये गिवन है। इसी तरह ये भी हो सकता है आप लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो लिक्विड फेज में हो और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड फेज में हो, दोनों को मिक्स अप करते हो तो आप लोगों के पास लिक्विड फेज में ही सॉल्यूशन हासिल होता है। लेकिन मोस्टली हम लैब में जो यूज करते हैं वो आप लोगों के पास ये टाइप होती है,
जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में होता है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में होता है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास लिक्विड फेज में सॉल्यूशन बनता है। या इसके बाद जो आप लोगों के पास एग्जांपल होती है वो ये होती है कि आप लोगों के पास लिक्विड फेज में ही सॉल्यूट हो और लिक्विड फेज में ही सॉल्वेंट हो, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास लिक्विड फेज में सॉल्यूशन बनता है। ये दो सॉल्यूशन मेनली आप लोग लैब के दौरान यूज करते हो, बाकी सॉल्यूशन को आप लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हो। इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है कि किस तरह आप लोगों ने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करना है वो डिफरेंट है, और अगर आप लोगों के पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फेज में हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाने का फार्मूला यूज करना है वो डिफरेंट है। इसके बाद इसके बारे में हम इसी चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से चैप्टर फार्मूले हैं जिनको हम यूज करके डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाते हैं। जब भी हम सॉल्यूशन को सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ये भी हो सकता है कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो हम कहेंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिसिबल है। मिसिबल का मतलब है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली तौर पर मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो गया। और अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, या ये कह लो कि पार्शियली डिसॉल्व होता है और पार्शियली डिसॉल्व नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं पार्शियली मिसिबल। क्या सॉल्यूट सॉल्वेंट में हाफ सॉल्यूबल है, हाफ अमाउंट उसकी सॉल्यूबल नहीं है, इसी वजह से हम उसको पार्शियली मिसिबल कहते हैं। और थर्ड टाइप है कि अगर आप लोगों के पास सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व ही ना हो तो उसको हम कहते हैं इमिसिबल। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर सॉल्यूबल हो जाता है तो उसको हम मिसिबल कहते हैं। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में हाफ सॉल्यूबल होता है और हाफ सॉल्यूबल नहीं होता तो उसको हम पार्शियली मिसिबल कहते हैं। और अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्यूबल ही नहीं होता तो उसको हम इमिसिबल कहते हैं। अब क्यों सॉल्यूबल नहीं होता है और किस वजह से सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग जब भी आप लोग सॉल्यूट जो आप लोग यूज करते हो उसमें सॉल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद होती है। इसी तरह सॉल्वेंट जो आप लोग यूज करते हो तो सॉल्वेंट के दरमियान भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद होती है। इसके साथ जिस वक्त आप लोगों के पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स अप करते हो जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास सॉल्यूशन बनता है तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होती है। अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है सॉल्यूट की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से और सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो उस कंडीशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगा। और अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्यूट की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से या सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से वीक होगी तो उस कंडीशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिसिबल नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होती है, अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर डोमिनेट आएगी तो तभी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। और अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्यूट की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर डोमिनेट नहीं आती
तो उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा और उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। जिस तरह आप लोग सपोज वाटर आप लोगों के पास सॉल्वेंट है और आप लोग इसमें ऐड करते हो सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट। अब आप लोगों ने देखा है कि ये वाटर जो है वाटर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान मौजूद है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इसी तरह सेकंड मॉलिक्यूल जो है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा और उसकी वजह से उनके दरमियान भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में होगी। अब ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इसको हम कहते हैं सल्यूट। सल्यूट के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है और जो वाटर वाटर के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। अब जिस वक्त ये इसमें डिजॉल्व होता है, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आयन का, जिस तरह ये सोडियम आयन है, इसके गिर्द जो है वो वाटर मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज होते हैं कि हाइड्रोजन जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो सोडियम से अवे होता है और ऑक्सीजन जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है वो सोडियम की तरफ होता है। और इसके दरमियान ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होती है। इसी तरह इधर भी वाटर मॉलिक्यूल होगा जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इसको इंटरेक्ट करेगा। इसी तरह क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन वाली साइड पर होगा क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव टर्मिनल को अपनी तरफ इंटरेक्ट करना है। अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो इसमें जनरेट हो रही है वो सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उससे और वाटर वाटर के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो तभी सोडियम क्लोराइड वाटर में सल्यूबल होगा। और अगर सोडियम क्लोराइड के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इसकी निस्बत, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं बनेगा। उस कंडीशन में ये दोनों मिक्सअप नहीं होंगे क्योंकि मिक्सअप होने के लिए कंपल्सरी है कि आप लोगों के पास इतनी फोर्स हो जो ये वाली जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इस पर डोमिनेट आ सके। और इस पर डोमिनेट उस वक्त ही आ सकते हैं अगर ये वाली फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होगी तो उस कंडीशन में ये वाले स्ट्रॉन्ग होंगी जिसकी वजह से ये वाली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इसको ब्रेक नहीं करेंगे। और जिस वक्त ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो डिसअपियर नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। और जिस वक्त इनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगी इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। इसलिए लाजमी है कि जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या जब भी आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाना है तो उस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जनरेट होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज कंपेयर टू सॉल्यूट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के और सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के। ये चीज क्लियर है? जी सर। जी सर क्लियर है। इसके Yes, बाद sir. जिस वक्त आप लोग सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हो वाटर के अंदर तो उस कंडीशन में, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि वाटर जो है वो पोलर होता है जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह सोडियम क्लोराइड जो है जो साल्ट है उसमें आप लोगों के पास क्लोराइड आयन मौजूद है और सोडियम आयन मौजूद है।
अब पॉजिटिव चार्ज को वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा और नेगेटिव पार्ट को ऑक्सीजन का हाइड्रोजन जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा। आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड जो है वो क्यूबिक फॉर्म में इस तरह मौजूद होती है। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल आता है, ऑक्सीजन वाली साइड जो है वो सोडियम आयन को सराउंड करना शुरू कर देती है, इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है और उसके बाद जिस वक्त ये इंटरेक्शन ज्यादा होगी सोडियम और क्लोराइड की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से, तो उस कंडीशन में ये जो आयन है इसमें से सेपरेट हो जाएगा और जिस वक्त ये सेपरेट होगा तो हर डायरेक्शन से सोडियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल इस तरह घेरता है कि सोडियम आयन की साइड पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन एटम होता है और हाइड्रोजन एटम जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो इस सोडियम आयन से अवे होता है। इसी तरह वाटर के बाकी मॉलिक्यूल जो हैं उसमें हाइड्रोजन क्लोरीन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है और उसकी वजह से इस क्रिस्टल में से क्लोरीन को सेपरेट आउट कर लेता है और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल उस क्लोराइड आयन को इस तरह घेरता है कि वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो है वो क्लोराइड आयन से अवे होता है और हाइड्रोजन एटम जो है वो क्लोराइड आयन की साइड पर होता है क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें से इन आयंस को सेपरेट आउट करता रहता है और आखिरकार कंप्लीटली ये क्रिस्टल जो है वो कंप्लीटली तौर पर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। अगर ये केस होता कि ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो वाटर और सोडियम आयन के दरमियान जनरेट हो रही है वो कम होती तो उस कंडीशन में सोडियम ने क्लोराइड से सेपरेट आउट ही नहीं होना था और अगर सोडियम क्लोराइड से सेपरेट आउट ना होता इसका मतलब है कि वाटर में सोडियम क्लोराइड इमिसिबल था, वाटर में सोडियम क्लोराइड में सोल्यूबल ही नहीं होना था। इसका मतलब है कि सिर्फ वही चीजें सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी जिसके दौरान सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा जनरेट होगी और सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होंगी तो उस कंडीशन में ही सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अदरवाइज सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है कि जब भी आप लोग सॉलिड मटेरियल को सल्यूट के तौर पर यूज करते हो और वाटर को सॉल्वेंट को लिक्विड के तौर पर इस्तेमाल करते हो तो उस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है सॉलिड फेज में करीब करीब है और जिस वक्त इसको आप लोग सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो यही मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं। इसका मतलब है कि इनके जो स्पेसिफिक ऑर्डर था वो खत्म हो रहा है या ये कह सकते हो कि इसमें रैंडमनेस जो है डिसऑर्डर जो है वो ज्यादा जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब भी हम सल्यूट को सॉल्वेंट में सॉलिड सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रैंडमनेस ज्यादा जनरेट होती है और रैंडमनेस ज्यादा जनरेट होने का मतलब है कि इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज हो रही है और आप लोगों ने ये देखा है कि एंट्रोपी जिस वक्त ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में उनकी एनर्जी जो है वो पहले की निस्बत ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि हम सॉल्यूशन इसलिए बनाते हैं कि जिस वक्त इससे इसकी ज्यादा एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि इसकी रिएक्टिविटी भी इसकी निस्बत ज्यादा होगी और जिस वक्त रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में ही ये रिएक्शन कर सकता है और अगर इसकी रिएक्टिविटी कम होगी तो उस कंडीशन में कम चांस है कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो।
इसी तरह अगर आप लोग लिक्विड सल्यूट यूज करते हो और लिक्विड ही सॉल्वेंट यूज करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास सोल्यूशन जो है वो लिक्विड फेज में बनता है। लेकिन इस फेज में और इस फेज में जिस वक्त कंपेयर करते हैं तो इसमें रैंडमनेस कम है, इसमें रैंडमनेस ज्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस वक्त हम सॉलिड सल्यूट को सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में भी रैंडमनेस या इंट्रोपी इंक्रीज होती है, या जिस वक्त हम लिक्विड सल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में भी इंट्रोपी इंक्रीज होती है। लेकिन फर्स्ट केस में इंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज होगी, सेकंड केस में इंट्रोपी कम इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले में आप लोगों के पास सॉलिड मटेरियल है और उस सॉलिड मटेरियल को आप लोग लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर रहे हो। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है, रैंडमनेस जो है और डिसऑर्डर जो है वो ज्यादा क्रिएट कर रहे हो। इसी वजह से जिस वक्त हम सॉलिड सल्यूट को सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा तो उस कंडीशन में रैंडमनेस या इंट्रोपी जो है वो ज्यादा होगी। और जिस वक्त हम लिक्विड सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में भी इंट्रोपी ज्यादा होगी, लेकिन पहले सॉल्यूशन की निस्बत जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं कि इसमें इंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज हुई है या सेकंड सॉल्यूशन में इंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट सॉल्यूशन में इंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज हुई है और सेकंड केस में इंट्रोपी इंक्रीज हुई है लेकिन इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। ये चीज क्लियर है? सर इसकी रीजन दोबारा बता दें। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे इसका मतलब है कि उसमें रैंडमनेस कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग उनको दूर दूर करते हो, दूर दूर करने का मतलब है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम कर रहे हो, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में वो अपनी मर्जी से मूव करना शुरू कर देते हैं। और जिस वक्त मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से मूव करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान रैंडमनेस जो है वो ज्यादा जनरेट हो रही है, यानी कि इंट्रोपी जो है वो ज्यादा जनरेट हो रही है। लेकिन लिक्विड फेज में ऑलरेडी मॉलिक्यूल सॉलिड की निस्बत डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा था ना कि जिस वक्त हम चेक करते हैं सॉलिड और लिक्विड और गैस फेज को तो उस कंडीशन में इंट्रोपी सबसे कम सॉलिड फेज में होती है, उसके बाद लिक्विड फेज में होती है और सबसे ज्यादा इंट्रोपी जो है वो गैस फेज में होती है। अब यहाँ पर हमारे पास दो फेज हैं, एक सॉलिड है और एक दूसरा जो है वो लिक्विड है। अब इसका मतलब है कि सॉलिड को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों के पास ऑलरेडी लिक्विड ही है। अब जिस वक्त हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा जनरेट होगा, और जितना डिस्टेंस ज्यादा जनरेट होगा इसका मतलब है कि रैंडमनेस ज्यादा जनरेट होगी, और जितनी रैंडमनेस ज्यादा जनरेट होगी इसका मतलब है कि इंट्रोपी उतनी ही ज्यादा है। तो जिस तरह अगर आप लोग इनको कंपेयर करते हो तो मॉलिक्यूल या एटम जो है वो एक दूसरे के ज्यादा करीब है, लेकिन यहाँ पर रेड कलर के एटम को चेक करते हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। और आप लोगों ने देखा था कि जितना मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब है कि इंट्रोपी उतनी ही ज्यादा है। और जिस वक्त हम इन मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में इसके निस्बत इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन अगर हम इनके डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या रैंडमनेस जनरेट हुई है लेकिन कम जनरेट हुई है। अब ये कह सकते हो कि यहाँ पर इंट्रोपी जो है सपोज इनिशियल जो है वो 5 थी, सॉल्यूशन बनने के बाद उसकी इंट्रोपी जो है वो 50 हो चुकी है।
लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो लिक्विड फेज में ही है और उसकी इनिशियल एंट्रोपी जो है वो सपोज जो है वो 40 थी और इस वक्त आप लोगों ने सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया तो सोल्यूशन बना है और उस कंडीशन में उसकी एंट्रोपी हो गई है 50। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि पहले 50 थी, सॉरी पहले 5 थी, लास्ट में 50 हुई है, तो बाकी डिफरेंस हमारे पास जो हासिल हुआ है एंट्रोपी का वो 45 का हासिल हुआ है। और जिस वक्त हम इसको और इसको डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस जो हासिल होगा वो 10 का हासिल होगा। इसका मतलब है कि सोल्यूशन बनाते वक्त इस केस में हमारे पास जो एंट्रोपी जनरेट हुई है वो 45 हासिल हुई और जिस वक्त हमने इस सोल्यूशन को बनाया है तो उस केस में हमारे पास एंट्रोपी जो है वो 10% इंक्रीज हुई है। अब ये एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा है, ये एंट्रोपी की वैल्यू कम है, इसलिए हम कहते हैं जिस वक्त हम सॉलिड को ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में एंट्रोपी ज्यादा जनरेट होगी, रैंडमनेस ज्यादा जनरेट होगी। अगर आप लोग लिक्विड सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो उस कंडीशन में रैंडमनेस जनरेट होगी लेकिन कम जनरेट होगी। ये चीज क्लियर है? जी सर। इसके बाद यहाँ पर कुछ साल्ट दिए हुए हैं। इन साल्ट को अगर आप लोग वाटर के अंदर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में उनकी जो इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या हासिल होती है, उसकी वैल्यू साथ में दी हुई है। एनर्जी को पर मोल में आप लोगों ने यूज करना है या एनर्जी को जॉल पर केल्विन पर मोल में इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है वो दी हुई है। अगर लिथियम क्लोराइड को ऐड करते हो तो आप लोगों के पास ये एनर्जी जो है वो हासिल होती है। अगर सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हो तो ये एनर्जी हासिल होती है। अगर पोटेशियम क्लोराइड को ऐड करते हो तो आपके पास ये एनर्जी हासिल होती है। अब आप लोगों में से कोई बता सकता है कि आप लोगों के पास ये वैल्यू डिफरेंट क्यों हासिल हो रही है? अब जिस तरह सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम जो है वो एक ही सीरीज के हैं और इनके साथ सेकंड एटम जो है वो भी सेम अटैच है, लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो आप लोगों के पास डिफरेंट हासिल हो रही है। सर इनके साइजेस की वजह से किस साइज लिथियम की वजह से? सोडियम जी बिल्कुल सर ठीक है। ये टाइन का ये साइज ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो आप लोगों के पास ये जो साइज बनता है इस साइज की वजह से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट होगी और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिफरेंट होगी इसका मतलब है जिस वक्त आप लोग उसको डिजॉल्व करते हो तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होगी वो भी डिफरेंट होगी। अब किसी के दरमियान कम होगी और किसी के दरमियान ज्यादा होगी। यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो नेट रिजल्ट लिखा होता है कि जितनी जिस वक्त आप लोगों ने सल्यूट के दरमियान से इंट्रैक्शन को कम किया है तो उस कंडीशन में आप लोगों को के पास एनर्जी हासिल होती है। इसी तरह सॉल्वेंट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास एनर्जी हासिल होती है, सॉरी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ती है। लेकिन जिस वक्त आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट के दौरान इंट्रैक्शन जनरेट होती है तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है। अगर वो एनर्जी उन तीनों का सम जो है प्लस में आता है, क्योंकि आप लोगों को सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम करने के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। लेकिन जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप लोगों के पास एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज होगी, नेट रिजल्ट आप लोगों के पास एनर्जी रिलीज का होगा, तो इसका मतलब है
कि आप लोगों के पास सल्यूट के दरमियान सल्यूट की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को जिस वक्त आप लोग कम कर रहे हो और सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को जिस वक्त आप लोग कम करते हो, यानी कि उस दौरान जो एनर्जी प्रोवाइड करते हो वो कम है, और जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू ज्यादा है। समझ आ रही है ये चीज? आप लोगों ने सपोज जो है सोडियम क्लोराइड है, अब इसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, इसी तरह आप लोग इसको डिजॉल्व करते हो वाटर के अंदर, अब वाटर के अंदर भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। अब इसकी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम करने के लिए आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है उनके फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम करने के लिए भी आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो। अब ये एनर्जी आती कहाँ से? और आप लोगों ने ये देखा है कि जिस वक्त वाटर और सोडियम क्लोराइड के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। अगर ये अमाउंट एनर्जी की सपोज 100 है और इस 100 में से वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए सपोज 40 किलो जूल एनर्जी यूज हो जाती है, और 40 किलो जूल एनर्जी जो है वो सोडियम क्लोराइड के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो बाकी कितनी बच जाती है? रिमेनिंग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एनर्जी जो है वो 20 बचती है। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में नेट रिजल्ट आप लोगों के पास एक्सोथर्मिक की फॉर्म में हासिल होगा, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। और अगर आप लोगों के पास ये केस है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा है और इस दौरान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम जनरेट होती है, सपोज इसमें भी 40 किलो जूल एनर्जी यूज होती है, वाटर के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम करने के लिए भी 40 किलो जूल एनर्जी यूज होती है, लेकिन इस दौरान जिस वक्त वाटर और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है उसकी अमाउंट सपोज 60 है। अब एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, कम जनरेट हो रही है, इसका मतलब है कि इस केस में आप लोगों ने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, और उसी केस में सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाएगा। और अगर आप लोग उस एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करोगे तो उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप लोग जो एनर्जी यूज कर रहे हो वो 80 जूल है, 40 इस दौरान वाटर मॉलिक्यूल के दौरान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और 40 ही सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 60 है। इसका मतलब है इसको 40 करने के लिए आप लोग 20 किलो जूल एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई करोगे, तो उस कंडीशन में ही सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। अगर आप लोग ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तो उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा, और उस केस में हम इसी प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि इस केस में आप लोग एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, और अगर इस दौरान एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है तो उस कंडीशन में यही सॉल्यूशन जो है एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज करता है, और उस केस में इसी एग्जाम्पल को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। ये चीज क्लियर है? जी सर। जहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो।
कोई कंफ्यूजन नहीं है? आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है, बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जी सर, इतना ही बहुत है। जी रायबा, सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें। सर ये वाले चैप्टर की स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं स्लाइड शेयर कर और मेरी भी अटेंडेंस मार्क कर दे मलाइका खान। जी, मैं सभी की अटेंडेंस लगा रहा हूँ जो एब्सेंट थे। अफाक अहमद है, अफाक अहमद, काशिफ खान, Yes, sir. लाइबा हफीज, यस सर। मलाइका खान, प्रेजेंट सर। नौमान मुनव्वर, Yes, sir. ओके नौमान होगी अटेंडेंस। नूर सरोश, राबिया महम, Yes, sir. सैयदा फातिमा जबीन। Present, sir. जी, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? नूर सरोश, जिसके अलावा तो कोई स्टूडेंट नहीं है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हैं। सर अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स का वाइवा आप थर्सडे की क्लास के बाद लेंगे? अगर आज देना है तो आज दे सकते हैं, अदरवाइज फिर वो थर्सडे की क्लास को दे दें, नहीं या सर, कल दे थर्सडे दें, कल दे दें, कल दे दें। कल दे दें 9:30 सर 7 तो ठीक है सर। 9:30 ठीक। ठीक है जी। अलीशा, सर मैंने ना पिछले वाले लेक्चर में से एक क्वेश्चन पूछना था, मुझे पहले याद नहीं आया। आप लोगों ने कोई ग्रुप बनाया हुआ है? जी सर। सिर्फ जो आपकी क्लास का हो? जी सर, PC2 के नाम से। इसका क्या है, उसमें मुझे भी ऐड कर लें, और किसी स्टूडेंट को कोई भी इशू होता है तो वहां पर आप लोग पूछ लिया करें, मैं बता दूँ। ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर। जी। अलीशा, क्या पूछना था? सर मैंने पूछना था कि इवेपोराइजेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है? वेपराइजेशन और इवेपराइजेशन यस सर, वहां पे एक जगह लिखा हुआ था सेम है, इवेपोराइजेशन। सेम है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक। इसके अलावा तो किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, अब आप लोग लीव कर सकते हैं, क्लास का टाइम भी हो गया है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर। Allah, अल्लाह sir. हाफिज।